Good evening, everyone. So, as we had started, chapter number 5, it deals with the morphology of flowering plants. Okay, morphology of flowering plants, जिसमें हमने बात करी थी कि जितने भी आपके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे किसी भी प्लांट के वो सारे हम उसके morphology में रीड करते हैं, राइट? सो यहाँ पर अभी जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो हमें क्या पढ़ना है, इन्फ्लोरेसेंस एंड दी फ्लावर. सो लेट अस टॉक अबाउट दी फ्लावर. ठीक है, देखो ऐसा है कि किसी भी प्लांट की, देखो ये एक्चुअली प्रैक्टिकल का भी पार्ट होता है. इसमें क्या होता है कि किसी भी तरीके का आपका जो है ये दे दिया जाता है, आपको एक ट्विग पकड़ा दी जाती है और उस ट्विग को आपका जो है आपको जो है पहचानना होता है, आपको उसकी मॉर्फोलॉजी को ऑब्जर्व करना होता है और फिर उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हुए होते हैं. ठीक है, अब अगर आपको ये बता दिया जाए, एक फ्लावर दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिखो, तो आपको पहले तो फ्लावर्स के हर एक पार्ट को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, कि एक फ्लावर में होता क्या क्या है. देखो अदरवाइज अगर मैं आपको फ्लावर को डिफाइन करने के लिए कहूँ या आपसे पूछूं कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड अ फ्लावर, तो यहाँ पर दो बातें हैं. पहली बात कि फ्लावर जो होता है आपका ना, इट इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड स्टेम. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम. ठीक है, इसका क्या मतलब है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी. और दूसरी बात अगर हम बात करें तो फ्लावर अपने आप में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स आपके प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं एंड दीज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो आई कैन ऑल्सो से दैट द फ्लावर is the reproductive unit, is the reproductive structure of एंजियोस्पर्म्स. ये भी कह सकते हैं क्योंकि जिम्नो में तो बनेंगे ही नहीं और उससे पहले के किंगडम्स में वो डिविजन्स में भी नहीं बनेंगे. तो एंजियोस्पर्म के केस में जो आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, दैट इज दी फ्लावर. ओके, एंड हाउ एम आई कॉलिंग इट अ मॉडिफाइड स्टेम, ये भी समझना बहुत जरूरी है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ स्टेम, if I ask you what is a stem, can anybody tell me biologically what do you understand by stem? देखिए अगर हम बायोलॉजिकली अब ये बताने की कोशिश करें that what is a stem, तो ये जो stem है, I will say that stem is a main axis. Stem is any axis which is divided into nodes and internodes. नोट्स एंड इंटरनोड्स. नाउ व्हाट डज दैट मीन, एक्चुअली कोई भी अगर स्टेम होती है ना तो उसमें कुछ नोट्स होते हैं, कुछ इंटरनोड्स होते हैं. और नोट्स ये वो वाले रीजन होते हैं जहां पर क्या प्रेजेंट होता है, नोट्स आर द रीजन जहां पर हर नया स्ट्रक्चर प्रेजेंट बनता है. कोई भी जो नया स्ट्रक्चर अराइज होता है इसके ऊपर, स्टेम के ऊपर, वो कहाँ बनता है, वो आपका कहाँ से अराइज होता है. हमेशा आप देख लेना, कोई भी नया स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो लीफ होगी, चाहे वो कोई नया फ्लावर है, चाहे कोई वो लेटरल ब्रांच है, इन सारी चीजों का ही जो भी आपका ओरिजिन होता है वो हमेशा नोट्स से होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये नोट्स होती है और नोट्स के बीच का जो रीजन होता है वो क्या होता है, इंटरनोड होता है. आपने पढ़ा होगा ये नोड है, ठीक है, और दो नोड के बीच का रीजन जो ये वाला होगा ये क्या होगा, इंटरनोड. तो आपने ना 9th क्लास में मेरिस्टम पढ़े होंगे, पढ़े थे? यस मैम. ओके, तो आपने जो 9th क्लास में मेरिस्टम पढ़े थे तो आपने समझा था कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है वो स्टेम में प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यू स्टेम और मे बी इंटरनोड्स एंड इंटरनोड्स. ठीक है, इंटरनोड्स की लेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, पढ़ा था आप लोगों ने, यस और नो? यस मैम. ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको. देखो ऐसा होता है कि आपके पास ना जो है मेरिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं. तो 3 तरीके के मेरिस्टम आपको याद आ रहे होंगे. एक हमने बात करी होगी एपिकल मेरिस्टम के बारे में, एक आपको बताया गया होगा एपिकल मेरिस्टम जो कि टिप ऑफ रूट एंड शूट में प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि जब आप प्लांट को देखते हो तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो लंबाई में, उसकी रूट भी ज्यादा विद टाइम विद एज जो उसकी रूट होती है वो भी डीप पेनिट्रेट करती है इनसाइड दी सॉइल. और जो आपका क्या कहते हैं शूट होती है वो भी आपका जो है
लेंथ में ग्रो करता है, ठीक है, तो लंबाई में बढ़ता है, तो एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। फिर आपका जो है नीचे का जो पोर्शन होता है, मीन्स जो स्टेम होती है आपकी, ठीक है, उस स्टेम पर आपका प्रेजेंट होगा क्या, लेटरल मेरिस्टम। इस तरफ में प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टम, जो कि क्या होती है आपकी कॉर्क कैम्बियम होता है, ठीक है, उसकी वजह से आपकी गर्थ इंक्रीज होती है ट्रंक की या स्टेम की, जो गर्थ इंक्रीज होती है वो लेटरल की वजह से। साथ ही साथ आपके इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, देखो जैसे कि मैंने आपसे बोला, किसी भी प्लांट पे अगर आप नया कोई भी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करोगे आता हुआ, ठीक है, यू विल ऑब्जर्व द लीव्स, यू विल ऑब्जर्व द एपिकल बर्ड, सॉरी एक्सिलरी बड, ठीक है, बर्ड्स आप आते हुए देखोगे, फ्रूट आते हुए देखोगे, लेटरल ब्रांच आते हुए देखोगे, हमेशा वो कहाँ से राइज होते हैं, नोड से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस तरफ पे क्या प्रेजेंट होता है, इस तरफ पे प्रेजेंट होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो कि नए स्ट्रक्चर की ग्रोथ को, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर कोई भी एक लेटरल ब्रांच है, ठीक है, कोई भी एक ब्रांच है और या फिर लीफ है लेट्स से, है ना, तो इस लीफ और मेन एक्सिस के बीच में ये वाला जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एक्सिल, क्या कहते हैं, एक्सिल। और जो ये लीफ का बेस होता है या लीफ की जो एक्सिल होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं एक्सिलरी बड। अब ये एक्सिलरी बड में एक्चुअली क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम, तो ये इट कैन गिव राइज, आपको पता होगा कि इंटर जो भी मेरिस्टम होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट द सेल कैन डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, दे रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड, करेक्ट, यू फॉलो, Yes, ma'am. Yes. रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड। तो अब ये डिवाइड करके, अच्छा, जब आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते हैं तभी आपके नए नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, परमानेंट टिश्यूज बनते हैं, करेक्ट। तो अब ये स्ट्रक्चर किसी भी चीज में डेवलप कर सकता है, इट कैन डेवलप इनटू अ लेटरल ब्रांच, इट कैन डेवलप इनटू अ फ्रूट, इट कैन डेवलप इनटू अ फ्लावर, इट कैन डेवलप इनटू अ लीफ, anything it is capable of giving rise to, it can give rise to any of the structure at the node, are you understanding। तो इसलिए कोई भी नई नई चीजें हमेशा नोट से ही अराइज होती हैं, चाहे वो आपका कोई एडवेंटिशियस रूट है, चाहे वो आपकी कोई लेटरल ब्रांच है, सब कुछ नोट से ही तो नया बनकर आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी ऐसी एक्सेस जो कि नोट्स और इंटरनोड्स जहां पे प्रेजेंट है उसको आप क्या इंटरप्रेट करोगे, यू विल इंटरप्रेट इट एज स्टेम, करेक्ट, डू आई मेक सेंस। हम पोटैटो को एक अंडरग्राउंड स्टेम क्यों कहते हैं, हम पोटैटो को एक अंडरग्राउंड स्टेम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो यहाँ पर छोटे छोटे आईज प्रेजेंट होते हैं ना पोटैटो को, ये प्रेजेंट होते हैं नॉचेस, राइट, वो एक्चुअली में ये एक कंडेंस्ड, एक रिड्यूस्ड स्टेम है, पोटैटो अपने आप में क्या है, रिड्यूस्ड, या जैसे आप कह सकते हो स्वोलन स्टेम है। क्यों कहते हैं ऐसा हम, क्योंकि उसमें भी नोट्स एंड इंटर नोट्स हैं, और यहाँ से जहां पर आपने देखा होगा, अगर आप ज्यादा देर आलू को रख दो तो आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर का प्रोट्यूबरेंस आ जाता है, आता है, ये ग्रीन कलर का आ जाता है ऐसे करके, बड उगाती है, राइट। Yes, ma'am. तो आपने कभी ऑब्जर्व करा है ये कहाँ से उगती है, ये हमेशा इस आई में से ही उगती है, जो भी इसके आईज प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक्चुअली में नोड्स है, समझ में आ गई आपको बात, क्योंकि कोई भी नया स्ट्रक्चर हमेशा कहाँ से अराइज होता है, नोड से अराइज होता है। तो यानी कि जो आपका नोड्स होते हैं, ठीक है, और जो नोड्स और इंटर नोड्स अगर प्रेजेंट है एक्सिस पे तो क्या हम उसे स्टेम कह सकते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, से यस और नो। अगर Yes, आपके ma'am. नोट्स और इंटर नोट्स प्रेजेंट है तो क्या हम उसको ये कह सकते हैं, स्टेम कह सकते हैं। अब आप कहोगे मैम इससे फूल का क्या लेना देना है, आपने इतना सब हमें समझाया, इसका फूल से क्या लेना देना है, देखो फूल से ऐसा लेना देना है। अब अगर मैं आपको इमेजिन कराऊं कि फूल भी एक मॉडिफाइड शूट है तो कैसे आप इमेजिन कर सकते हो उसको, देखो जरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो यहाँ पर इंटरनोड है ये आपको इतनी इलोंगेटेड दिख रही है, इतनी लंबी लंबी दिख रही है, दो नोड के बीच में बहुत ज्यादा आपको डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे इमेजिन करने को कहूँ कि एक बहुत ही रिड्यूस, बहुत ही कंडेंस्ड स्टेम को इमेजिन करूँ, ठीक है, इस स्टेम को मैंने लंबा ना करके मैंने इसको कंडेंस कर दिया, बहुत कंडेंस, ये आपकी स्टेम है, ठीक है, ये आपकी डिफरेंट नोट्स थी, ठीक है, लेट्स से ये नोट्स थी आपकी, ठीक है, लेट्स से आपका जो है ये नीचे वाला पूरा पार्ट जो था ये आपका किस में डेवलप हो गया, ये आपका डेवलप हो गया लेट्स से थैलेमस में, ये नीचे वाला पार्ट आपका थैलेमस में डेवलप हो गया। अब ये जो नोड है इस नोड से आपकी निकल कर आई क्या, क्या निकल कर आई, क्या बोलते हैं उसे, सेपल्स, ठीक है,
यहाँ से निकल के आए सेपल्स बोले तो सेपल्स, अभी मैं इसके लिए दूसरे नाम भी बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि आप 10th क्लास में फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़कर आए हो ना, सेपल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, बोल के बताएंगे। सेपल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पेटल्स, राइट। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. लेट से इस वाले नोट से पेटल्स निकल रहे हैं काफी सारे, ऐसे पेटल्स निकल रहे हैं, ठीक है, उधर के साइड से भी ये पेटल्स हो गए। लेट से अब आपका तीसरा क्या प्रेजेंट होता है, तीसरा प्रेजेंट होता है आपका आपका प्रेजेंट होगा एंथर, ठीक है। क्या यहाँ से इस वाली नोट में क्या, इस वाले नोट किस, ये वाली नोट किस में मॉडिफाई हो रही है, यहाँ से जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो किस में मॉडिफाई हो रहे हैं, एंथर में, ठीक है, एंथर में। और लेट से ये जो आपका एपिकल मेरिस्टम था ये आपका फ्लोरल मेरिस्टम बन गया और इससे आपकी डेवलप हो गई क्या है, स्टिग्मा, ये ओवरी आपकी डेवलप हो गई। अब आप कुछ मत करो, अब आप कुछ मत करो, आप बस इसको कंडेंस कर दो। अब आप उसको इतना स्टेम को कंडेंस कर दो ताकि जो आपके नोट्स है ना वो एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करे और उसके बीच में बिल्कुल भी इंटरनोट की जगह ना बचे। अगर मैं आपको ऐसी स्टेम इमेजिन करने को कहूंगी तो क्या आपको फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम की तरह दिखाई देने लगेगा या नहीं, बोलो हाँ या ना, से यस और नो। Yes, Ma'am. इफ आई आस्क यू टू कंडेंस इट, इफ आई आस्क यू टू कंडेंस इट, ठीक है, एक ऐसी स्टेम जहां पर नोट्स बहुत एक दूसरे के ऊपर ओवर ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग प्रेजेंट है, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन देम, there is no lengthening of the internodes, they are being very much shortened. So can you imagine flower as a modified stem? Yes, yes, ma'am. yes. और ये जो है ये डिफरेंट आपकी क्या ना, हर नोड पर आपकी क्या आ रही है, ये इनको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस मींस इस तरीके के डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस हर नोड पर आ रहे हैं और आपका जो इंटरनोड है उसकी लेंथनिंग नहीं हो रही है। तो नाउ कैन वी इमेजिन इट एज अ कंडेंस्ड स्टेम, यस, राइट। So flower in Yes. itself is nothing but a modified shoot only. You follow? ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई। फ्लावर अपने आप में कुछ भी नहीं होता है, एक मॉडिफाइड शूट होती है, स्टेम भी मत लिखो बल्कि मॉडिफाइड शूट लिख लो, ठीक है। तो मैम फिर हम इसको मॉडिफाइड शूट क्यों नहीं बोल सकते? एक सेकेंड, एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से पढ़ना शुरू करा है ना, मीन्स फ्लावर से और इनफ्लोरेसेंस से पढ़ना शुरू करा, अदरवाइज जब हम पहले स्टेम पढ़ते तो हमें पता चलता कि स्टेम इज नथिंग बट अ एक्सिस दैट कंटेन्स नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड व्हेनेवर यू बिकॉज अगर आप एक बेसिक प्लांट के बारे में जब आप बात करते हो ना, तो बेसिक प्लांट के बारे में सिर्फ आप दो ही चीजों के बारे में बात करते हो, एक शूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम। तो सारे स्ट्रक्चर वहीं से राइज हुए हैं, याद रखना, सारे स्ट्रक्चर वहीं से राइज होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। नाउ दिस रूट शूट सिस्टम it is having the meristems at different places. Now with the help of the division of those meristematic tissues, the entire structure of the plant is going to get developed. ये बात आप याद रखना, अगर आप एक्चुअली में ये समझना चाहते हो, डेप्थ में ये नॉलेज लेना चाहते हो कि भाई कौन सी चीजें क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका शूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम होता है, उसी से सब डेवलप होता है। अगर आप ये क्या कहते हैं इस पोटैटो को उगा दोगे ना, तो इस पोटैटो से नया स्ट्रक्चर निकल आ जाएगा, नया पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, नया प्लांट पौधा उगना शुरू हो जाएगा। क्यों हो गया शुरू, क्योंकि जो ये स्टेम था ये अपने आप में एक स्टेम थी और स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स दोनों ही प्रेजेंट होंगे और नए स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ बनकर आते हैं, हमेशा नोड्स पे। तो जब इस नोड पे आपका जो है इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ग्रो होने लग जाएगा। सिमिलरली आपका अगर मैं आपसे बोलूं जिंजर, तो जिंजर भी क्या है अपने आप में, ginger is, can anybody tell me, ginger is a modified shoot, ठीक है, जिंजर भी मॉडिफाइड शूट है बेटा। इनफैक्ट आपकी जो हल्दी है, राइजोम, दैट इज आल्सो अ मॉडिफाइड शूट, फाइन। तो ये सब चीजें आपको देखो 71 पेज नंबर पे आ जाओ, इनफ्लोरेसेंस में पहली लाइन ये वाली समझाई हुई है जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। Yes, ma'am. सो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ओके, जहां पर द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम, राइट। तो वही एपिकल बड, देखो यहाँ पर जो बड्स होते हैं ना, दे हैव अ एबिलिटी टू ग्रो इनटू एनी स्ट्रक्चर।
अगर इसको एक नया लेटरल ब्रांच बनाना होता तो यहाँ से पूरी ब्रांच बन जाती, उसकी लीव्स आ जाती। हो सकता है ये किसी लीफ में ही कन्वर्ट हो रहा हो नया स्ट्रक्चर, हो सकता है ये स्पाइन बन जाए, हो सकता है यहाँ पर मतलब जो भी नया स्ट्रक्चर बनना होगा ना उस प्लांट में, तो वो आपका यही से इसी पॉइंट से डेवलप होता है। ठीक है, नोड्स से ही चीजें डेवलप होती हैं। और इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ। So as I've just told you, I can say that the flower can be defined as a highly modified shoot which is meant for the sexual reproduction in plants. ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, आप लोग पहले पढ़कर आ चुके हैं। तो आई मीन यहाँ पर एक थैलेमस होता है। अच्छा, जिस स्टॉक पे फ्लावर एग्जिस्ट करता है उसको पेडिसल कहते हैं, ये भी याद रखना। जिस स्टॉक पे फ्लावर एग्जिस्ट करता है उसको हम पेडिसल कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर पेडिसल। नाउ ये जो आपका यहाँ पे स्वॉलन या फिर बल्बस पार्ट होता है जिसके अंदर या ऊपर ओवरी लाई करती है, उसको हम क्या कहते हैं? थैलेमस। व्हाट डू वी कॉल इट? थैलेमस। ये आपको टर्म्स एक्चुअली समझनी पड़ेंगी ताकि जब आप डिस्क्राइब करें किसी भी फैमिली के फ्लावर को तो आपको पता हो कि उसकी मॉर्फोलॉजी ऑब्जर्व करके आपको टर्म कैसी लिखनी है। लेट्स से आपको कोई फूल पकड़ाया गया तो आप क्या लिखोगे कि उस फूल में क्या क्या चीजें कैसे कैसे प्रेजेंट है, तो आपको कुछ टर्म्स याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थैलेमस हो गया। अब यहाँ पर आपका नॉर्मल वही स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपकी कैलिक्स प्रेजेंट होती है। अच्छा हाँ, अभी बताती हूँ। सेपल्स जिसको आप कहते हो ना, जो नीचे की तरफ में ग्रीन पत्तियां सी लगी हुई होती है, जिसको आप क्या कहते हो? सेपल्स, राइट। ये जो सेपल्स होते हैं इसको हम बायोलॉजी में क्या टर्म देते हैं? वी कॉल इट कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? कैलिक्स। सेपल्स को हम कहेंगे कैलिक्स। अब ये वाला टर्म याद रखना, आप लोग 10th में ऐसे ही चल जाता था, लेकिन अब आपको 11th में ये वाले टर्म्स याद रखने हैं। सेपल्स को आप कहेंगे कैलिक्स। अब आपसे पेटल्स आ जाते हैं आपके। सेपल्स का काम क्या होता है? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेपल्स? व्हाई आर दे प्रेजेंट? Ma'am, when the flower bird, ma'am, it protect the bird from the atmospheric conditions. वेरी गुड। तो जिस समय ये आपका बड की स्टेज में होता है ना फ्लावर, उस स्टेज में ये इसको जो कैलिक्स होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और पेटल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? पेटल्स का मेन फंक्शन Ma'am, to show the color of plants. टू Ma'am, to attract animals, हाँ टू insects. अट्रैक्ट, हाँ टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स सो दैट दे कैन कम, है ना। समटाइम्स यू डोंट फाइंड देम टू बी ब्राइटली कलर्ड, क्योंकि उस केस में हो सकता है कि ना वो विंड पॉलिनेटेड हो। अगर विंड पॉलिनेटेड है तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट नहीं करना, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा तो नहीं प्रोमिनेंट दिखेंगे। फ्लावर्स के जो पेटल्स होंगे बड़े छोटे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन और डल कलर के भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स विच आर बीइंग पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट, उनके केस में आपको पेटल्स बहुत ही शोई देखने को मिलेंगे, काफी बड़े बड़े से और बहुत ही ब्राइटली कलर्ड। तो मेन फंक्शन इसका वो होता है। तो पेटल्स को आप क्या कहते हैं? कोरोला। पेटल्स को हम क्या कहते हैं बायो में? एवरीवन, व्हाट इज इट कॉल्ड? Corolla. कोरोला। ओके, कोरोला और कैलिक्स याद रखना है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? स्टेमन। स्टेमन जो होते हैं वो, देखो ऐसा होता है, ये वर्ल्ड की फॉर्म में अभी आप समझ सकते हो ना, जैसे ये कंडेंस स्टेम है तो वर्ल्ड है। सबसे पहला वर्ल्ड किस चीज का है? सेपल का। इसको हम कहेंगे आउटर वर्ल्ड। क्या कहेंगे? मतलब सबसे बाहर कौन सा वर्ल्ड प्रेजेंट है? वर्ल्ड तो समझते हो ना क्या होता है? ऐसे घेरे में जो चीजें प्रेजेंट होती है ना, राइट, सर्कुलरली जो चीजें अरेंज होती है उसको वर्ल्ड कहते हैं ना। तो सबसे आउटर वर्ल्ड कौन सा है? सेपल। उसके अंदर क्या होता है? पेटल्स। पेटल्स के अंदर वाला वर्ल्ड स्टेमन। ओके, और स्टेमन जो है, स्टेमन के भी अंदर सबसे अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? पिस्टल। वी कॉल इट पिस्टल। ओके, तो पिस्टल के अंदर क्या क्या आ जाता है आपका? ओवरी, ओके, स्टाइल, स्टाइल, स्टिग्मा। ठीक है, और आपका इसके बाहर की तरफ में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टेमन। स्टेमन के अंदर क्या आ जाता है? एंथर एंड फिलामेंट। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, राइट? यस और नो?
यस क्लास? Yes, ma'am. ये आपका जो है, लेकिन अब यहाँ पे एक और टर्म, यहाँ पे नए टर्म्स आ रहे हैं आपके पास। जैसे आपने पेटल्स के लिए कोरोला बोला, इसके लिए आपने बोला यू नो दिस दिस द आउटर वर्ल्ड इज सेपल कैलिक्स, उसके बाद वाला जो वर्ल्ड है उसको पेटल कोरोला, अंदर आपका आ जाएगा ये स्टेमन। स्टेमन के लिए आप दूसरा एक शब्द इस्तेमाल यूज करते हैं जिसको आप कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। So androecium will be the part that will represent the male reproductive part of the flower. Can anybody tell me कि stamen और androecium में एक छोटा सा फर्क है? क्या फर्क है? क्या फर्क होता है? एक्चुअली स्टेमन तो एक सिंगल, आपने ये इस स्ट्रक्चर को कह दिया, एक फिलामेंट और एक एंथर, एक स्टेमन बन गया। लेकिन एक प्लांट के अंदर जितने भी ग्रुप में स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी उसका एंटायर वर्ल्ड होता है, उसको ओवरऑल मिला करके आप एंड्रोशियम कहते हो। ठीक है? So androecium is basically the set of what? Androecium is what? Stamen. हाँ, you can, Stamen. Set of stamen. हाँ, you can say that the floral world that contains all these stamen is known as androecium. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय एंड्रोशियम। ठीक है? और आपका फीमेल के केस में, अगर मैं यहाँ पे सिंबल्स की बात करूं, बायो में आपको पता है सिंबल्स भी चलते हैं, तो ये फीमेल होता है, ये मेल होता है। ये भी अगर किसी को ना पता हो तो कहीं पर नोट करके रखिए, क्योंकि ये पता होना काफी जरूरी है। ये मेल होता है और ये फीमेल होता है। ठीक है? तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? उसको रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है? इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में या नॉर्मल उसमें हम बोलते हैं इसको या तो पिस्टल बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं कार्पल। ठीक है? इधर भी कॉल इट कार्पेल और पिस्टल। ठीक है? और जो भी आपके ओवरीज प्रेजेंट है, जो भी आपका ये पूरा पार्ट प्रेजेंट है, ये जितने नंबर में भी प्रेजेंट है, वो टोटल वर्ल्ड क्या कहलाएगा? गाइनोइशियम। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, नाउ देयर आर न्यू टर्म्स व्हिच आर कमिंग। सो फॉर द फीमेल Gynoecium. रिप्रोडक्टिव पार्ट द टर्म इज गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनोशियम। और जो आपका पेटल्स होते हैं वो कोरोला। जो आपके जितने भी स्टेमेंस है, उसका जो एंटायर वर्ल्ड ऑफ स्टेमन है, उसको आप क्या कहोगे? एंड्रोशियम। Androecium. एंड्रोशियम जो है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है एक फ्लावर के अंदर। फिर आपका सेपल हो गया, कैलिक्स, थैलेमस मैंने बता दिया, पेडिसल मैंने बता दिया। कोई परेशानी? और अगर याद रखना चाहते हो तो ऐसे भी याद रखो कि एक कार्पेल या पिस्टल के अंदर क्या क्या आता है? एक कार्पेल और पिस्टल के अंदर क्या क्या आता है? स्टिग्मा, Stigma and स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। Ovary. ovary. और इसी तरीके से एक स्टेमन के अंदर क्या आ जाता है? एक स्टेमन के अंदर आ जाते हैं आपके ये लोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, एंड देन अ लॉन्ग Anther. स्टॉक, हाँ, एंड अ लॉन्ग फिलामेंट। ठीक है? सो दिस इज दी एंथर, एंड देन यू हैव दी फिलामेंट। अभी ये बताएंगे नेमिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम? पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्लियर हो गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जल्दी से आगे बढ़ जाए। आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा साथ के साथ। यस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब लोग बताएंगे तो एक बार फटाफट से आगे चलते हैं। अब क्या है, अब जब आप उस फ्लावर को देखोगे ना, तो उसके स्ट्रक्चर्स को और उन चीजों को देख करके आपको क्या करना है? आपको पता लगाना है कि वो फ्लावर कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो अब मॉर्फोलॉजी आप तभी बता पाओगे जब आपको उससे रिलेटेड टर्म्स पता होंगे। ठीक है? कि आप क्या उसके अंदर आपको ऑब्जर्व करना है, और उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो टर्म है वो आप क्या दोगे उसको। ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूंगी, इसकी मॉर्फोलॉजी, तो मुझे क्या क्या देखने को मिली? सो बेटा हमें क्या करना है? कुछ टर्म्स पढ़ने हैं रिलेटेड टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर। ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर। जैसे कि अभी हमने उसका डायग्राम देखा, उसके पार्ट्स की नेमिंग को समझा, तो हमने देखा कि जो आपका फ्लावर है उसमें फोर उसमें वर्ल्ड्स प्रेजेंट है। सबसे बाहर वाला कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। ठीक है?
तो अगर आपके एक फ्लावर में ये चारों वर्ड प्रेजेंट होंगे तो ऐसे फ्लावर को आप क्या कहोगे? कंप्लीट फ्लावर कहोगे। एक कंप्लीट फ्लावर कौन होता है? जिसमें all the four floral whorls are present। ठीक है, अब आप कहोगे मैम किस में नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो याद करो जो फ्लावर्स हैं वो एक्चुअली यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ में क्या होता है, कुछ कुछ के केस में सिर्फ पिस्टल होता है, कुछ कुछ के केस में सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उस केस में उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा? इनकम्प्लीट माना जाएगा। इनकम्प्लीट के केस में क्या होगा कि अगर आपका when anyone or more of the four whorl are absent। कौन से वर्ड्स? इसको कहते हैं हम फ्लोरल वर्ड्स। अगर एब्सेंट है तो उसको आप कहोगे यू नो दिस थिंग इनकम्प्लीट फ्लावर। तो इसके इसी के साथ दूसरा टर्म क्या आ जाता है, तीसरा। इनफैक्ट देखो, अगर आपके मतलब दोनों ही प्रेजेंट है वर्ड, एंड्रोइशियम भी प्रेजेंट है, गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को आप बोलोगे बाइसेक्सुअल या फिर हर्मेफ्रोडाइट। इसके लिए बोला जाता है हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल का मतलब है यानी कि दोनों ही बोथ एंड्रोइशियम एंड गाइनोशियम इज प्रेजेंट। गाइनोशियम इज प्रेजेंट। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल होगा अगर आपका सिर्फ कोई एक ही प्रेजेंट होगा। तो अगर कोई एक ही प्रेजेंट होगा तो आपका हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के केस में so it will be unisexual, right? so unisexual के केस में क्या होगा ना कि ओनली वन ऑफ द पार्ट विल बी प्रेजेंट। तो उस वाले केस में उसको आप या तो कहोगे स्टेमिनेट। यूनिसेक्सुअल मीन्स ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट। तो अगर मेल प्रेजेंट है, ठीक है, फीमेल नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ मेल प्रेजेंट है, तो उस केस में आप उसको बोलते हो, उस फ्लावर को आप लिखोगे क्या कि ये स्टेमिनेट है। कैसा है? इट इज अ स्टेमिनेट फ्लावर। एंड अगर उसमें सिर्फ फीमेल प्रेजेंट है तो व्हाट यू विल राइट दैट दिस इज पिस्टिलेट। डू आई मेक सेंस? आ गया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब आपका क्या होता है, जब भी फ्लावर्स बनते हैं तो उसमें कभी कभार आपको क्या देखने को मिलता है, एक और आपका टर्म है जिसको आप कहते हो ब्रैक्ट। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभार आपका जो फ्लावर्स होते हैं ना वो जो है एक बेस पे देखने को मिलता है। लेट्स से यहाँ पर आपका फ्लावर है, तो फ्लावर के बिल्कुल नीचे की तरफ में, कैलिक्स के पीछे की तरफ में आपको कभी कभार क्या देखने को मिलता है कि स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको आप कहते हो ब्रैक्ट। अभी मैं उसकी इमेज आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अगर आपको वो ब्रैक्ट वहां पे जैसे आपको फूल पकड़ाया गया, आपको दिख रहा है कि हाँ सेपल्स के नीचे आपके जो है ब्रैक्ट प्रेजेंट है, तो आप उस फ्लावर के लिए एक टर्म यूज करोगे कि ये ब्रैक्टिएट है। और अगर वो नहीं प्रेजेंट होगा तो आप यूज करोगे कि ये ई ब्रैक्टिएट है, आगे ई लग जाता है। ठीक है, तो ब्रैक्टिएट का क्या मतलब है? ठीक है, इफ द फ्लावर arises in the axil of a small leaf like structure called the ब्रैक्ट, तब आप उसको कह दोगे क्या? अगर फ्लावर्स विद ब्रैक्ट होंगे, ठीक है, फ्लावर विद ब्रैक्ट आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट। ठीक है, और अगर वो ब्रैक्ट एब्सेंट हुआ तो क्या लग जाएगा आगे शब्द? क्या बोलेंगे हम उसको? ई लगा दो बस आगे, ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, लेट मी शो दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ अ फिगर।
Ma'am, Do you recognize this flower? What is it? ma'am, we have seen in the Ma'am, park. bougainvillea. ये बोगनविलिया है। ये बहुत आसानी से आपको बहुत ही इसकी सुंदर बेल आती है और वो चढ़ती चली जाती है दीवारों पर। तो बेसिकली आप सभी लोगों ने इसको देखा हुआ होगा, करेक्ट है ना? Yes, ma'am. और बहुत से लोग, क्योंकि बचपन में हम लोग इसको देखते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं ना कि ये अपने आप में फूल है, ठीक है, क्योंकि इसके बड़े सुंदर सुंदर हमें पिंक से लीव से दिख रहे होते हैं और हमें देखने की आदत होती है पेटल्स को रंग बिरंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी इस वाले केस में एक्चुअली में ये जो पिंक वाला पार्ट होता है ना, ये एक्चुअली में ब्रैक्ट होता है। ये क्या होता है? ये ब्रैक्ट होता है और इसके अंदर छोटे छोटे फूल्स आते हैं, जो फूल होते हैं जो कि व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है, वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। लेकिन ये जो ब्रैक्ट होता है ये बड़ा सुंदर, और ये बहुत इसको एक सुंदर कलर देता है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में एक्चुअली बेयर करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है। इसमें आपका ये पेटल्स है, अंदर की तरफ आपका गाइनोशियम एंड्रोशियम प्रेजेंट है, और ये बाहर क्या है, जो आपका डार्क कलर है, दैट इज दी ब्रैक्ट। समझ में आ गई बात? लेकिन हर फ्लावर में तो ब्रैक्ट नहीं देखने को मिलते, ठीक है। तो जिस फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं देखने को मिलेगा उसके लिए आप लिख देंगे ई ब्रैक्टिएट, और जिसके लिए देखने को मिलेगा उसके लिए हम लिख देते हैं ब्रैक्टिएट। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकल में इंक्लूडेड होता है। जब आपका मेन प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें एक प्रैक्टिकल ये भी होता है कि आपको मॉर्फोलॉजी पता लगानी होती है। आपको एक ट्विग तोड़ के दे दी जाती है, लेट्स से आपको एक ट्विग में आपको पत्तियां भी दिख रही होंगी, थोड़ी सी लगी हुई, ऊपर फ्लावर भी दिख रहा होगा, ठीक है, और आपको उसकी मॉर्फोलॉजी पूरी लिखनी होती है। तो आप बताएंगे कि ये ब्रैक्टिएट है कि ई ब्रैक्टिएट है, उसका एक शब्द लिख दिया आपने, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। इस तरीके से करते करते अभी हम आगे भी बढ़ने वाले हैं। आप उसमें देखोगे, चेक करोगे यूनिसेक्सुअल है कि बायसेक्सुअल है, ऐसे करते करते। जैसे लीफ है तो फाइलोटेक्सी कैसी दिख रही है आपको, क्या ऑल्टरनेट में प्रेजेंट है कि ऑपोजिट प्रेजेंट है कि डेक्यूसेट है। इस तरीके से आप उसकी मॉर्फोलॉजी चेक करते रहते हैं। जब वेनेशन लिखेंगे लीफ की तो वेनेशन कैसी है, रेटिकुलेट है, पैरेलल है, इस तरीके से आप उसकी मॉर्फोलॉजी चेक करते चले जाते हैं, और आपको वो चीज मेंटेन करनी होती है, लिखनी होती है। ये मैं इसलिए बताते हुए चल रही हूँ क्योंकि लास्ट में हमें 2 फैमिली इंक्लूड करनी है, जो कि आपके सीबीएसई में सिलेबस का पार्ट है। तो लिलिएसी और सोलेनेसी हमें 2 फैमिलीज जब इंक्लूड करनी है, तो उसमें हम इसी तरीके से किसी भी डिफाइन करेंगे, मतलब किसी भी प्लांट को उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख करके। लेकिन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक या डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले हमें कुछ टर्म्स से फेमिलियर होना पड़ेगा, जो कि हम यूज करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए। तो अब आपको ई ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टिएट समझ में आ गया, ठीक है। ये दूसरी इमेजेस देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर भी ब्रैक्ट प्रेजेंट है सेपल के नीचे। कैन यू सी दैट? कैन यू ऑब्जर्व? सेपल है, सेपल के नीचे आपके बहुत अच्छे से आपको ये दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भी ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर भी ब्रैक्ट प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा, ठीक। और यहाँ पर भी ये एक्चुअली में ब्रैक्ट है। ये आपको देखने में ऐसा लगेगा बड़ा सा फूल टाइप का, लेकिन वही वाला केस यहाँ पर भी है। फूल एक्चुअली अंदर छोटे छोटे प्रेजेंट है, दे आर वेरी टाइनी, बट देर आर बिगर बिकॉज दे आर फॉर्म, यू नो, दे आर प्रेजेंट इन अ क्लस्टर। छोटे छोटे फूल प्रेजेंट है, लेकिन बहुत सारे फूल है। और यहाँ पर साइड में आपके बड़े बड़े क्या प्रेजेंट है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको अगर देखने को मिलते हैं तो ब्रैक्टिएट टर्म आ गई आपकी, नहीं देखने को मिलते हैं तो टर्म आ गई आपकी ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। कंप्लीट, इनकम्प्लीट। मैम पता कैसे लगाएंगे कि जो हम देख रहे हैं वो पेटल है या फिर बेटा ब्रैक्ट है? उसके नहीं नहीं, आपको इससे ऐसे पता चलेगा कि वो ब्रैक्ट जो होगा वो सेपल के बेस की तरफ होगा, सेपल के बाहर की तरफ होगा, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर का जो वर्ल्ड होगा वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम नहीं होगा। समझ गया आप मेरी बात को? क्योंकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम सेपल के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, कोरोला के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। तो फूल अलग दिखेगा आपको और उसके नीचे ब्रैक्ट दिखेगा। समझ में आ गई? लेट्स से इमेजिन करो सदाबहार का फूल, लेट्स से इमेजिन करो रोज का फूल, वहां तो कोई ब्रैक्ट अलग से नहीं दिखता, सेपल के नीचे और कोई स्ट्रक्चर दिखता है? नो मैम। नहीं दिखता ना। और अगर मैंने आपको बोगनविलिया दिखाया तो इसमें फूल आपको पूरा का पूरा अलग दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या कहते हैं, फूल के बाहर का कोई पार्ट है, फूल के बाहर का कोई एक स्ट्रक्चर है, राइट। क्योंकि पेटल्स आपको अलग से दिख रहे हैं, अंदर का गाइनोशियम एंड्रोशियम यहाँ दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फूल से हटकर प्रेजेंट होगा सेपल के बाहर की तरफ, ठीक है। अदरवाइज सेपल पे खत्म हो जाएगी ना कहानी। अगर सेपल के बाहर कुछ प्रेजेंट है तो ब्रैक्ट है ना, अगर सेपल पे कहानी खत्म हो गई उसके बाद कोई वर्ड ही नहीं प्रेजेंट। इमेजिन करो कोई गुड़हल में कोई ब्रैक्ट नहीं है, कोई उसमें सदाबहार में कोई ब्रैक्ट नहीं है। समझ गए मेरी बात को?
राइट? यस मैम। तो नाउ ये दो कितने टर्म्स हो गए? कौन से नंबर पे हम? नंबर नंबर 6. ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि अब हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे कि फ्लावर की सिमेट्री कैसी है। ठीक है, अभी हमने बाइसेक्सुअल है कि ये यूनिसेक्सुअल है देख लिया। ठीक है, उसमें पेडिसिल प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट हो गया वो, रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस प्रेजेंट है वो हमने देखा, उसके कैलिक्स देखे, नोट करे, कोरोला नोट करे, उसमें कितने पेटल्स प्रेजेंट है। लेट से कोरोला है तो कितने हैं ये, वो उसमें मतलब कि कितने पेटल्स हैं। ठीक है, वो 5 हैं कि 4 हैं कि 3 है, वो भी हम नोट करते हैं। ठीक है, फिर हम ऐसे कैलिक्स का भी गिनते हैं हम, और कोरोला का भी गिनते हैं। ठीक है, फिर एंड्रोशियम भी गिनते हैं कि कितने स्टेमन प्रेजेंट है वो गिन के लिखते हैं, फिर कितने गाइनोशियम प्रेजेंट है वो गिन के लिखते हैं। तो ये सब हम गिन के लिखते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमने बायोसेक्सुअल देखा, यूनिसेक्सुअल देखा, वो लिखा हमने। अब देखनी है सिमेट्री। सिमेट्री जब हम देखते हैं तो फिर से दो टर्म्स आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि अगर आपका जो फ्लावर है, अगर आप उसको रेडियस से मतलब उसके सेंटर से पास करते हुए, या रेडियस उसको आप कह लो, उसको रेडियस के थ्रू अगर कहीं से भी उसको डिवाइड करते हो, कट करते हो, तो क्या वो 2 इक्वल हाफ में बट जाएगा? क्या वो 2 इक्वल हाफ में बट जाएगा? अगर हाँ, तो इसका मतलब आपका प्लांट कैसा है, वो फ्लावर कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक। कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, a flower is said to be actinomorphic if it can be divided into 2 equal halves along any of the radii passing through the center. Can anybody think of any of the flower जो आपको ऐसा नजर आ रहा हो जैसा भी हमने डिस्कस करा? कोई भी एग्जांपल ले सकते हो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का जो 2 इक्वल पार्ट में कट रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। मैम मैरीगोल्ड. नहीं, मैरीगोल्ड हमें छोड़ के चलना है। मैरीगोल्ड एक्चुअली में ट्रू फ्लावर नहीं होता है। मैरीगोल्ड के बारे मैम में इट इज बाद अ में बंच ऑफ फ्लावर्स. नहीं, हाँ, वो मैरीगोल्ड में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड को हम छोड़ देते हैं, बाकी फ्लावर के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी ऑफ द फ्लावर विच इज एक्टिनोमॉर्फिक? कहीं से भी काटो तो वो बराबर बट जाएगा। मैम रोज ले सकते हैं? नहीं, रोज की पत्तियां तो बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है, ओवरलैप होती है। हाँ, सोच के रखो, अभी अभी बात करते हैं। पहले दूसरा शब्द मैं आपको बताती हूँ। इसका ऑपोजिट दूसरा शब्द जो होता है सिमेट्री में, वो होता है आपका जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, ये टर्म हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? उसकी सिमेट्री देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ कि दिस इज रिलेटेड टू द सिमेट्री ऑफ फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर हम किस चीज पे गौर फरमा रहे हैं? मॉर्फोलॉजी जब हम देख रहे हैं, उसकी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली देख रहे हैं उसकी सिमेट्री। तो जाइगोमॉर्फिक हम उसको कब लिख देंगे? जाइगोमॉर्फिक हम कब लिखेंगे? when the flower can be divided into 2 equal halves only along one radius. सिर्फ किसी कोई एक ही ऐसा प्लेन होगा जिसके थ्रू काटने पर वो 2 इक्वल हाफ में बट जाएगा। बाकी आपका जो है पासिंग थ्रू द सेंटर, बाकी आपका कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होगा जिसके थ्रू वो 2 इक्वल हाफ में काटा जा सके। ठीक है ना? इस तरीके का जो भी आपके फ्लावर रहेंगे वो आपके कैसे रहेंगे? जाइगोमॉर्फिक। और इसी में तीसरी टर्म आ जाती है आपकी एसिमेट्रिकल। अब बताओ एसिमेट्रिकल क्या निकल कर आएगा? बड़ा इजी है प्रिडिक्ट करना। मैम कहीं किसी राइट, किसी भी प्लेन से वो जो है उसको आप 2 इक्वल हाफ में नहीं काट सकते हो। तो व्हेन द फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन, है ना? इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन, अगर वो किसी भी प्लेन से नहीं कट पा रहा है तो फिर आपका जो फ्लावर है वो कैसा है? एसिमेट्रिकल है। तो ये 3 टर्म समझ में आ गई। यानी कि जब आप फ्लावर की डिस्क्रिप्शन देंगे मॉर्फोलॉजी की, तो फिर आप उसमें बताएंगे कि वो एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, या फिर क्या है? एसिमेट्रिकल है।
अब आप देख लो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल देखो, अभी मैं आपको वैसे दिखा तो जरूर दूंगी, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को पकड़ के चलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू बनने हैं और मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ एमसीक्यू के लिए एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के, वो है आपके, अच्छा हाँ, इसी को एक और टर्म से भी जानते हैं, क्योंकि हमने जब आपने 9th में एनिमल किंगडम पढ़ा होगा ना, तो आपको बेसिस ऑफ एनिमल किंगडम जब बताए गए होंगे, क्योंकि अभी भी हमें 4th चैप्टर में पढ़ना है, तो वहां पर जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें भी हम ये सिमेट्री ऑफ द बॉडी का एक क्राइटेरिया बनाते हैं। तो जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है उसको हम उस केस में रेडियल सिमेट्री कहते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो कुछ कुछ। तो नहीं आ रहा? जो एक्टिनोमॉर्फिक वाली कंडीशन है उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और जो जाइगोमॉर्फिक वाली कंडीशन है उसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और ये टर्म्स आपको दोबारा देखने को मिलेंगे, कहाँ बताया मैंने, कहाँ दोबारा देखोगे ये टर्म्स? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हाँ, वहां पर ये तीनों टर्म्स दोबारा आएंगे, तो आई होप मुझे दोबारा ना समझाना पड़े। तो ये आपका हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक में आपका जो एग्जाम्पल आता है वो एग्जाम्पल आपके कौन से दिए हुए हैं? चिली, ठीक है, आपका जो है मस्टर्ड एंड दतूरा, मस्टर्ड एंड दतूरा। दतूरा के केस में जो आपके कोरोला होते हैं वो चिपके हुए होते हैं, व्हाइट कलर का होता है लंबा सा, या देखा है दतूरा ऐसे कलर, ऐसे व्हाइट कलर का होता है, ऐसे ऐसे उसकी सेपल होती है, इसमें शिव जी पे चढ़ता है, ये नहीं देखा? इसके जो कैलिक्स होते हैं वो इसके जो कोरोला होते हैं, व्हाइट कलर का जो कोरोला है ना, वो आपस में एक्चुअली चिपका हुआ होता है, वो जॉइंट होता है, ठीक है। तो ये दतूरा हो गया। फिर आपका जाइगोमॉर्फिक में भी कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास। जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि आपका गुलमोहर, पी, गुलमोहर पी, ठीक है। फिर आपका केशिया, केशिया फिस्टुला जानते हो क्या है? बीन, ओके। एक तो आपकी होती है मोरिंगा, एक आप वो खाते होगे साजन की फली, खाते हो? साजन की फली नहीं खाया? नो मैम। खाते होगे, मम्मी खिलाती होंगी। वो बेटा वो पूरा बहुत फाइबर होता है उसके अंदर, फली होती है वो पूरी, उसको बोलते हैं मोरिंगा। उसके ऊपर भी आता है केशिया, केशिया फिस्टुला आप लोगों ने जरूर देखा होगा। मैं अभी आपको फटाफट से इमेजेस दिखाती हूँ, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ना थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड है, तो डेफिनेटली मॉर्फोलॉजी तो देख के ही समझ में आएगी, ठीक है। वेट अ सेकेंड, आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज दिस ट्री? बड़ा कॉमन सा ये ट्री, पीले पीले फूल आते हैं इसके ऊपर और भर जाता है पूरा ये फूलों से, और ऐसी पतली पतली सी ये फली टाइप की होती है, जो कि फिर झड़ के गिर जाती है नीचे की तरफ। कुछ आ रहा है या? ऑरेंज भी होता है। हाँ, ऑरेंज इन कलर एज वेल। नहीं नहीं, ऑरेंज वाले तो गुलमोहर होता है, ऑरेंज वाला नहीं, ये केशिया फिस्टुला होता है। आप अभी कभी ध्यान देना, आप घर के आसपास बड़ा लगा हुआ होता है, पीले कलर के इसके फूल आते हैं। इसका फूल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसा होता है। क्या लग रहा है आपको? ये कौन सी कंडीशन है? एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, कौन सी कंडीशन लग रही है आपको? ये मैम एक्टिनो। आपको लग रहा है एक्टिनो? ये केशिया लग रहा है देखने में एक्टिनोमॉर्फिक? एसिमेट्रिकल। आपको एसिमेट्रिकल क्यों लग रहा है? एसिमेट्रिकल तो कहीं से भी नहीं है। इसको अगर आप इस प्लेन से काटोगे तो कट, बेटा ये जाइगोमॉर्फिक है। तुम लोग पता नहीं कैसे इसको एक्टो कह रहे हो, जरा बताना। अगर मैं इसको इस प्लेन से काट दूंगी तो बन रहे हैं ये दो इक्वल हाफ? बन रहे हैं क्या? बन रहे हैं दो इक्वल हाफ? जहां पर एक पत्ती इतनी बड़ी अलग से हो वहां पर इक्वल हाफ बन ही नहीं सकता। ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है। ये पता है, एक सिर्फ एक प्लेन ऐसा है, अगर इसको इस प्लेन से काटोगे, कौन सा प्लेन, अगर इसको इस प्लेन से काटोगे तब ये इक्वल हाफ में बट जाएगा। बट रहा है या नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. बाकी किसी भी जगह से लेके देख लो, किसी भी जगह से लेके देख लो, बराबर नहीं बटेगा। ये सिर्फ एक ही प्लेन से बराबर बट रहा है। तो केशिया किसका एग्जांपल है? जाइगोमॉर्फिक का, ठीक है। आप ये वाला देख के बताओ जरा, इसमें क्या लग रहा है देखने से? एक सेकेंड, इसमें क्या लग रहा है? दतूरा, मैम एक्टिव। हाँ, इसमें Radial इसको कहीं से भी काटोगे बेटा सेम ही हाफ आएंगे आपके पास, है कि नहीं? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी जो कोरोला होती है ना, देखो ये कैलिक्स है, और जो कोरोला होती है इसकी वो फ्यूज्ड होती है। अभी हम आगे देखेंगे जब कोरोला पे आएंगे। ये फ्यूज्ड जो होती है, देख रहे हो, चिपकी हुई आपस में, इनमें गैप नहीं है, पूरा का पूरा एक साथ ही ऊपर आ रहा है। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल हो गया, आप देख सकते हो, मैंने दिखा दिया सामने सामने। अच्छा, पी का अगर किसी ने देखा हो तो ये
पी देखा हो तो देखो पी का फ्लावर है, पी किस में आ जाएगा आपका? मैम जाइगो। हाँ, अभी इसकी एस्टिवेशन पढ़ाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा आपको। एस्टिवेशन मतलब इसकी पत्ती, ये जो पेटल्स होती है किस पैटर्न में अरेंज होती है, उसके लिए 5 तरीके की एस्टिवेशन पाई जाती है फ्लावर्स में, वो भी आपको समझाऊंगी। इसको आप सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन से काट के इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज किसी में भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है ये एक जाइगो मॉर्फिक कंडीशन वाला फ्लावर हो गया आपका। और एक ये आपके कैना देख लो, मैंने बोला था ना ये बहुत ज्यादा उगे रहते हैं फ्लावर्स, उसमें इसकी बड़ी बड़ी बुशेस रहती है ना उसमें आपके गार्डन्स वगैरह में, ठीक है, सुंदर लगता है यस ये। मैम। लेकिन इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं बन रही है, इसमें आप कहीं से भी इसको जो है काटने की कोशिश करेंगे कोई सिमेट्री इसमें नहीं बनकर आ रही है। देखो सारे इसके पेटल्स अलग अलग डायरेक्शंस में लगे हुए हैं, नहीं आगे बात समझ में? सो व्हाट इज द पैटर्न यू विल फाइंड हियर? इट इज एक्चुअली asymmetrical. Follow? Do you understand that? Yes, तो ma'am. इट इज asymmetrical. तो अभी आपको आज फ्लावर से रिलेटेड कौन कौन से टर्म समझ में आए फटाफट से मुझे बताएंगे क्विकली। कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। फिर आपका एसेक्सुअल या सॉरी यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल अगर होगा तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, हर्मेफ्रोडाइट भी कह देते हैं, राइट। उसके अलावा आप देखेंगे कि वो एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है कि एसिमेट्रिक है, ठीक है, ऑल राइट। यस मैम। ब्रैक्टिएट है कि ई ब्रैक्टिएट है। अभी खत्म नहीं हुई है इसकी टर्म्स, आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी और भी चीजें हमें देखनी होती है, हमें देखना होता है कि जो फ्लोरल अपेंडेजेस है वो 5 के मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है, या उसमें ओवरी किस तरफ लोकेटेड है, ठीक है, वो क्या थैलेमस से ऊपर की तरफ है या थैलेमस से नीचे की तरफ प्रेजेंट है। और इस तरीके से हम थोड़े बहुत और नए नए टर्म्स अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज रिवाइज द कंटेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। फाइन, थैंक यू।